हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट, हाउ आर यू? माय नेम इज अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने चैनल ABS फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम इस चैनल पे आज की जो क्लासेस है वो शुरू करेंगे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, जो सबसे बिग टास्क है। हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट। तो पहले हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या है। जो हमने अब तक पढ़ा है वो होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये था पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला, जिससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। इसको करने से पहले कुछ बातें और क्लियरिफाई कर लें। चार्ज प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एडिटिव नेचर को शो करता है। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे कि सपोज दो चार्ज बॉडी अगर ऐड हो जाती हैं तो उनके चार्जेस भी आपस में ऐड हो जाएंगे। कुछ इसी बेस पर ये न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है। क्वेश्चन इज एट 27 small drops of water collapse to form a one big drop। 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स ने कोलैप्स होकर एक बड़ी बिग ड्रॉप को बनाया। एंड द पोटेंशियल ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप इज 220 वोल्ट। हर एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप। हमें बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप इज Q एंड द रेडियस इज स्मॉल r। ये हमने लेट किया कि स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज हुआ स्मॉल q और रेडियस स्मॉल r। एंड द चार्ज ऑन बिग ड्रॉप इज कैपिटल Q एंड रेडियस इज कैपिटल R। ये हम लेट करके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो चार्ज एडिटिव नेचर को शो करता है। तो चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द 27 स्मॉल ड्रॉप्स। क्योंकि 27 स्मॉल ड्रॉप्स ने ही मिलकर एक बिग ड्रॉप बनाई है, तो 27 स्मॉल ड्रॉप्स का चार्ज है वो उस बड़ी ड्रॉप के चार्ज के इक्वल। इज क्लियर? नेक्स्ट वन, ये तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। दूसरी बात, इन 27 ड्रॉप ने तो वन बिग ड्रॉप को बनाया है, तो इसका मतलब 27 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल होगा वन बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। सेम फंडा। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, सिंपली इसे हम लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब, और ये कन्वर्ट हो गया कैपिटल R क्यूब। तो क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल R इज इक्वल टू 3r। इस तरीके से हमें दोनों की बिग ड्रॉप की और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस में एक रिलेशन मिला। तो गाइस अब तक आपने जो रिलेशन डेवलप किया वो था बिग ड्रॉप पर चार्ज इक्विवेलेंट टू होगा 27 ऑफ स्मॉल ड्रॉप के चार्ज के, एंड जो रेडियस होगा बिग ड्रॉप का वो इक्विवेलेंट टू होगा 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। नाउ पोटेंशियल ऑन स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। अगर मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं तो ये VB मुझे कितना दिखाई दे रहा है वो देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q की वैल्यू थी 27 स्मॉल q के इक्वल, और कैपिटल R की वैल्यू थी 3r के इक्वल। अब अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ 3 1 3 3 9 27, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बिग ड्रॉप का पोटेंशियल इज द 9 टाइम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल के। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R ये किसके बराबर है? VS के। तो इस तरीके से बड़ी वाली ड्रॉप पे जो पोटेंशियल आया वो स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का 9 टाइम। इट मीन्स स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है 220, just multiply is 1980 वोल्ट। दैट इज द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप। इस तरीके से आपने बिग ड्रॉप के पोटेंशियल को फाइंड आउट किया। सेकंड कैटेगरी, इसमें हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एज वी नो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर हैज बीन 2 टाइप, या तो सीरीज में होगा या वो पैरेलल में होगा। और सीरीज में जब कैपेसिटर अटैच करते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते थे? मस्ट बी रिमेंबर, सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला यूज करते थे हम सीरीज के लिए। और सीरीज में मस्ट बी रिमेंबर चार्ज सेम रहता है,
वट एवर द पोटेंशियल वो सब पे डिफरेंट होता है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल के लिए हम लोग यूज करते हैं Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मस्ट बी रिमेंबर जितने भी कैपेसिटर हैं सब पे पोटेंशियल सेम होता है, वट एवर द चार्ज वो सब पे डिफरेंट आता है। इसी कैटेगरी में एक न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करने वाले हैं। जस्ट एक वैल्यू इमेजिनेशन करते हैं 2 और मोर कैपेसिटर्स को लेकर और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, जस्ट लाइक दिस। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। क्या कहा हमने, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज वन मोर कैपेसिटर और दिस वन, दिस इज 3 कैपेसिटर कनेक्ट इन अ नेटवर्क विद अ बैटरी। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे सामने 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज कितनी है हमारे पास लाइन से। फर्स्ट 10 माइक्रोफैरड, सेकंड 5 माइक्रोफैरड, थर्ड आल्सो 5 माइक्रोफैरड कनेक्ट विद द 6 वोल्ट बैटरी। एंड द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर। हमें इस टोटल नेटवर्क पे चार्ज कितना है वो निकालना है। और एक बात और, हम इसमें एडिशनली चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरुआत कैसे करनी है, इस क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पर नंबरिंग डालनी पड़ेगी ताकि हम क्लियरफाई समझ पाएँ कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में। नंबरिंग जैसे मैंने आपको बताया था, बैटरी की तरफ से नंबरिंग करेगा 1 2, सिंपली 1 2, इसमें अप डाउन 1 2। तो क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पे बात करें तो इसके बाद हमारा नेटवर्क 2 अलग कैपेसिटर्स में डिवाइड हो चुका है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है दोनों की फर्स्ट प्लेट तो एक तरफ है और सेकंड प्लेट एक तरफ है। यानी दोनों की फर्स्ट वाली प्लेट एक पॉइंट पर अटैच हो रही है और सेकंड वाली दूसरे पॉइंट पर अटैच हो रही है। इट मीन्स ये दोनों कैपेसिटर C2 एंड C3 ये किस में आ गए हमारे पास, ये दोनों आ गए हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो नेट कैपेसिटेंसी कितनी निकल के आएगी इसकी, C2 प्लस C3। 2 फर्स्ट की वैल्यू है 5 माइक्रो, सेकंड की वैल्यू भी है 5 माइक्रो, कितना हो गया 10 माइक्रोफैरड। इट मीन्स अब जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 10 माइक्रोफैरड। इस सिचुएशन में हम इसको एक दोबारा एक ड्रॉ से दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को। ये बैटरी थी, ये हमारे पास 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था और उसके बाद ये जो नेटवर्क था पूरा सॉल्व हो चुका है। इस पूरे नेटवर्क की ऑन एन एवरेज वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 10। तो हम इस पूरे की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर अरेंज करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 10 माइक्रोफैरड। ये रहा वो 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर किस फॉर्म में है, नंबरिंग 1 2 1 2, मतलब दोनों किस में हो गए सीरीज में, क्योंकि नंबर 2 अटैच हो रहा है नंबर 1 से। नंबर सिस्टम ये कहता है कि अगर सारे कैपेसिटर की नंबर 1 प्लेट एक तरफ और नंबर 2 प्लेट एक तरफ हो तो वो होते हैं पैरेलल। बट अगर पहले वाले की सेकंड प्लेट दूसरे वाले की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो वो होता है सीरीज, जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। इसकी सेकंड प्लेट अटैच है इसकी फर्स्ट प्लेट से, इसका मतलब किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए हम कहेंगे कि 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में हो गए। और अगर ये सीरीज में है तो फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम हो गया 10, 1 + 1 2, 1/5। तो टोटल जो इसकी कैपेसिटेंसी निकल के आई है नेटवर्क की वो आई है 5 माइक्रोफैरड। अब हमने इसकी टोटल कैपेसिटेंसी तो निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि टोटल चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल टू CV। C कितना है टोटल 5 माइक्रोफैरड, टोटल भी हमारे पास कितना आ रहा है 6। तो टोटल चार्ज जो बैटरी ने प्रोड्यूस किया है वो है 30 माइक्रो कूलम। 30 माइक्रो कूलम ये टोटल चार्ज बैटरी ने प्रोड्यूस किया। क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है जहां पे हमने क्या देखा, रिकॉल करते हैं कि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 1 2 एंड 1 2 मीन्स अगर यहाँ से नेटवर्क को कनेक्ट कर दें
तो ये दोनों आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं क्योंकि दोनों की फर्स्ट प्लेट इस पॉइंट पे है और सेकंड पॉइंट एक अलग पॉइंट पे है। पैरेलल में फॉर्मूला लगाया नेट कैपेसिटेंसी का। अब C1 के आगे इस फॉर्मूले को रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब इस ड्रॉ को रिकंस्ट्रक्ट किया, तो पता चला C2 का और C3 का जो रिजल्टेंट है वो इसकी सीरीज में आया। नेट कैपेसिटेंसी निकाली, फिर Q इक्वल टू CV, और इस तरह से हमने फाइंड किया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो बैटरी ने प्रोड्यूस किया, कितना 30 माइक्रोग्राम। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें ये पता करना है कि टोटल चार्ज हर कैपेसिटर को कितना मिला, हर कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जो हम देखते हैं बैटरी के थ्रू निकलने वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर्स के लिए। बैटरी से सपोज चार्ज निकला Q1 जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 30 माइक्रोगुलाम। वो Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन पर Q2 और Q3 की फॉर्म में। इट मीन्स सबसे पहली बात Q1 इज इक्वलेंट टू द टोटल चार्ज पास बाय द बैटरी। कितना था वो 30 माइक्रोकूलाम। और दूसरी बात कि Q2 प्लस Q3 आल्सो इक्वल टू कितना आया 30 माइक्रोकूलाम। ये हमने फाइंड किया Q2 प्लस Q3 का सम। बट हमारा तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है Q2 और Q3 का वैल्यू कितना है। तो जरा देखते हैं Q2 का वैल्यू कितना होगा C2V, सपोज Q3 का वैल्यू कितना होगा C3V। यहाँ पे दोनों पे V सेम रहेगा, क्यों C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। और मैंने आपको पहले क्लियरिफाई कर दिया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, दैट्स वाई दोनों पे वोल्टेज क्या आएगा सेम। और अगर मैं इन दोनों का रेशो कर लूँ तो ये वैल्यू बचेगी C1 अपॉन C2 के इक्वल, और C1 और C2 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो, तो रेशो आ गया 1/1। तो अभी तक हमने मैथमेटिकल कैलकुलेट किया Q2 और Q3 का रेशो होगा 1:1। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू। मैथ्स में एक टर्म होता है Q1 Q2 और Q3 का जो सम है वो Q1 के इक्वल है। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं Q2 का अमाउंट, और हमें Q2 और Q3 का रेशो कितना दे रखा है 1/2। तो हम कहेंगे Q2 कितना हुआ रैशनल नंबर 1, Q2 का रैशनल नंबर है 1, एंड सम कितना है 1 + 1 2, मल्टीप्लाई टोटल चार्ज कितना था हमारे पास 30 माइक्रो। इट मीन्स Q2 इज इक्वलेंट टू 50 माइक्रो कूलम। मैंने क्या करा यहाँ पे Q2 और Q3 का रेशो निकाला 1/1। Q2 फाइंड करना है सपोज, तो उसका रैशनल नंबर है 1, रैशनल सम कितना है उसका 1 + 1 2, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है 30, Q1 मिल गया हमें 15। अगर मुझे फाइंड करनी होती वैल्यू Q3 की, फिर से रैशनल नंबर कितना है इसका हमारे पास यहाँ पे 1, सम फिर से कितना आ रहा है 2, टोटल चार्ज कितना हमारे पास 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 15 माइक्रो कूलम। इस तरह से जस्टिफाई होता है कि Q1 की वैल्यू तो बराबर है 30 माइक्रो कूलम के, और Q2 और Q3 की वैल्यू बराबर है 15। एक बार रिकॉल कर लो फटाफट यहाँ तक के पार्ट को। हमें ये तो पता चल चुका था कि बैटरी से निकलने वाला चार्ज है 30 माइक्रो कूलम, वो Q1 की फॉर्म में आगे बढ़ा, आगे जाके Q2 और Q3 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने क्या करा, टोटल चार्ज Q1 बराबर हो गया 30, Q2 और Q3 का सम बराबर हो गया 30, Q2 होगा C2V के बराबर, क्यों वोल्टेज सेम है दोनों पैरेलल में, इसलिए Q3 भी होगा C3V के बराबर। दोनों का रेशो किया आया 1/1। अब मैथ्स का रैशनल फॉर्मेट लगाया, Q2 निकालना है, Q2 का रैशनल नंबर कितना है 1, सम कितना है 2, और Q2 प्लस Q3 को ऐड कर लें तो कितना बन जाता है 30, इसलिए मिला 15। अगर Q3 निकालना है रैशनल नंबर 1, सम कितना है दोनों का 2, मल्टीप्लाई टोटल दोनों का अमाउंट 30, ये भी कितना है 15। तो इस तरह से हमने पता किया हर एक कैपेसिटर पे अवेलेबल चार्ज। अब रह आता है क्वेश्चन, पता करना है हर एक कैपेसिटर पे वोल्टेज। वो देख स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल के बारे में। जरा गौर से देखिएगा, जो Q1 है वो पर्टिकुलर इन दोनों पॉइंट के बीच में अटैच है, कौन सा कैपेसिटर C1। तो C1 पे वोल्टेज हो गया सपोज V1 के इक्वल, एंड Q2 और Q3 तो पैरेलल में है, वोल्टेज दोनों पे सेम होगा, सपोज कितना V2। मैंने कहा Q2 और Q3 दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए दोनों पे वोल्टेज सेम होगा, कितना मान लिया उसको V2।
तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि टोटल पोटेंशियल जो है V1 प्लस V2 वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 वोल्ट। कंडीशन 1, V1 प्लस V2 हमारे पास निकल चुका है 6 वोल्ट के इक्वल। पहले की तरह अब हम निकालते हैं V1 V2 का रेशो। V1 कितना आएगा भाई, V इक्वल टू कितना होता है, Q/C। दोनों पे चार्ज सेम नहीं होगा, जितना Q1 उतना ही Q2 प्लस Q3। पहले पे निकालते हैं सीधा Q1/C, चार्ज दोनों पे सेम ही रहना है Q। दूसरे के लिए Q अपॉन इस टोटल की कैपेसिटेंसी वॉट एवर जो भी हो, सपोज C डैश मान ली, उसको रखते हैं। तो V1 और V2 का रेशो कितना आएगा, इन दोनों की टोटल कैपेसिटेंसी C डैश अपॉन C1। 5 और 5 पैरेलल में थे ना, टोटल कैपेसिटेंसी कितनी आई, 10 माइक्रोफैरड। C1 की ऑलरेडी कितनी है, 10 माइक्रोफैरड। रेशो कितना आया, 1/1। यहाँ पे भी पता चला कि V1 V2 का रेशो है 1/1 और V1 प्लस V2 को जोड़ ले तो मिलता है 6 वोल्ट। हम पहले की तरह मैथ्स का रैशनल फॉर्म निकालेंगे। V1 निकालना हो तो रैशनल नंबर 1, सम कितना है दोनों का 2, टोटल अमाउंट 6, कितना आया 3 वोल्ट। V2, ये जो V2 है वो C2 के लिए भी एप्लीकेबल है और C3 के लिए भी, क्योंकि दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। फिर से V2 का रैशनल नंबर 1, सम इसका भी 2, टोटल वोल्टेज 6। ये वैल्यू भी जो निकाल के देगा वो भी कितनी आ रही है, 3 वोल्ट। इस तरीके से अगर हम बात करें C1 की, C2 की, C3 की, ज़रा गौर करिएगा। C1 के लिए चार्ज Q1 है, वोल्टेज V1 कितना था, Q1 आंसर आया था 30 माइक्रो कूलाम। पहले का वोल्टेज कितना निकाला है आपने, 3 वोल्ट। C2 की बात करें तो C2 पे चार्ज कितना था, C2 पे जो हमने चार्ज निकाला है वो आया था हमारे पास Q2 और उसकी वैल्यू कितनी आई थी जो हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी 15 माइक्रो कूलाम। नेक्स्ट वन, इसके ऊपर वोल्टेज कितना था, दिख रहा होगा 3 वोल्ट। C3 की बात करें तो चार्ज था Q3 15 माइक्रो कूलाम और वोल्टेज की बात करें तो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, 3 वोल्ट। इस तरीके से हमने हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और वोल्टेज वो कैलकुलेट किए। होप सो क्वेश्चन क्लियरफाई हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। अब हम इसी कैटेगरी में एक लेवल ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पर बेसिस न्यूमेरिकल। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप कर देंगे, उसके बाद एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप प्लेटों के बीच में डालेंगे, सपोज आपने 3 वैरायटी के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेटों के बीच में फिलअप किए, तो अब वहाँ पे एक कैपेसिटर नहीं 3 कैपेसिटर होंगे। सपोज आपने 5 अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले होते तो वो कैपेसिटर 5 कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाता। फिर आपको एक की नहीं उन सब की कैलकुलेशन करनी है, शायद कंफ्यूजिंग। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। ये हमारे सामने एक कैपेसिटर है, फर्स्ट। एक और ट्राई करते हैं, सेकंड। इस कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, एक यहाँ पर, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे डाला है उसकी वैल्यू है सपोज 2। एक यहाँ इंसर्ट कर दिया, यहाँ जो इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू है सपोज 3। तो इधर 2 वाला इधर 3 वाला, एक में 2 डाल दिए ना, तो अब यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन गए, एक नहीं 2। अब हमें इन दोनों कैपेसिटर के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जरा यहाँ देखते हैं, उन्हीं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स को यहाँ मैंने इस तरीके से डाला, फर्स्ट सेकंड, इसमें 2 कांस्टेंट वैल्यू का और इसमें जिसकी वैल्यू 3 हो उसको। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब हमें दिखाई दे रहा है कि 2 अलग अलग तरह के कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के साथ हैं। सपोज इस पूरे की कैपेसिटेंसी है C1, इसकी कैपेसिटेंसी है C2। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द रेशो ऑफ देयर कैपेसिटेंसी। इनकी कैपेसिटेंसी का रेशो क्या होगा ये हमें पता करना है। तो जैसे मैंने बताया था, हर कैपेसिटर के अंदर 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप हैं। तो अब ये कैपेसिटर एक नहीं, कितने हो गए, 2। हम बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे, इनकी नेट कैपेसिटेंसी निकालेंगे और फिर उनका रेशो। पहले हम ऊपर वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो ज़रा गौर करिएगा। फर्स्ट थिंग इसके लिए
इसकी जरा नंबरिंग करते हैं कि आखिर ये जो कांस्टेंट बन गया, ये जो आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब बन चुके हैं, वो सीरीज में आ रहे हैं कैपेसिटर या पैरेलल में। अब सीरीज या पैरेलल की बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जरा इसको देखिएगा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक कैपेसिटर, ये इसकी फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। नंबरिंग कर देता हूँ मैं इस पर, ये इसकी फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट सेम। अब अगर मैं इसे फिलअप कर हटा दूँ तो ये रहा दूसरा कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट। क्या देख पा रहे हैं आप, इस तरह से मालूम पड़ता है कि फर्स्ट प्लेट एक जगह है, सेकंड एक जगह है, मतलब दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल में। तो अब मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूँ, पैरेलल में कितनी कितनी होगी। सपोज पहले मैंने इसकी कैपेसिटेंसी को C1 माना, लेट किया, इसकी कैपेसिटेंसी कितनी हो जाएगी वो समझें। ये होता है प्लेट का सेपरेशन D और ये था प्लेट का एरिया A। लेकिन अब इसके लिए एरिया तो बस A/2 है और इसके लिए एरिया भी कितना हो गया, आधा, A/2। तो इस वाले पोर्शन को गौर से देखो, सेपरेशन तो D है, प्लेट एरिया A/2, कैपेसिटेंसी कितनी आएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 अपॉन D। इसकी कैपेसिटेंसी जरा वैल्यू रखते हैं, K1 की वैल्यू कितनी है, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इट मीन्स 2, अगर 2 से 2 कैंसिल कर लें तो बच कितना रहा है, बस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हो गया हमारे पास, किसके लिए वैल्यू आई है, C1 के लिए। सेम फंडा अप्लाई करते हैं हम सेकंड वाले के लिए, C2 के लिए, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। ये वैल्यू आ चुकी है C2 की, और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल में है। तो नेट कैपेसिटेंसी C फर्स्ट किसके बराबर हुई, C1 प्लस C2 के। जरा C फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं इस पूरे को, उसकी कैपेसिटेंसी कितनी आती है वो कैलकुलेशन से देखते हैं। वो रही वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D। दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में से कॉमन आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 1 प्लस 3/2। जरा सॉल्व करिए इसको, 3/2 को, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमने अब तक क्या निकाला, ये हमने सिर्फ ऊपर वाले की नेट कैपेसिटेंसी निकाली है, फर्स्ट वाले की। क्या क्या देखा था हमने इसके अंदर, हमने इसमें देखा था जब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, दोनों आ गए थे पैरेलल में। हमने एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को निकाला। और एक बात और, बीच का सेपरेशन तो D दोनों के लिए सेम था, लेकिन एरिया वो हाफ हो चुका है, A/2 और A/2। इस तरीके से नेट कैपेसिटेंसी जो हमने कैलकुलेट करी वो कितनी आ रही है, 5/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन ये किसकी कैपेसिटेंसी, सिर्फ ऊपर वाले की। अब हम काउंट करेंगे कैपेसिटेंसी किसकी, सेकंड नीचे वाले की, और फिर देखेंगे दोनों में रेशियो कितना आता है। देखते हैं कि सेकंड वाले ड्रॉ में हमें क्या क्या वैल्यूज मालूम पड़ती हैं। हमें यहाँ मालूम पड़ा कि प्लेटों का एरिया तो कितना है, A, वो दोनों के लिए A है, बट इसके लिए सेपरेशन D/2 प्लेटों का, इसके लिए सेपरेशन D/2, क्योंकि टोटल प्लेटों के बीच का सेपरेशन था D। यहाँ भी दो कैपेसिटर रेडी हुए हैं, जरा हम उनको भी बात करते हैं 1 बाई 1। ये रहा आपका पहला कैपेसिटर, नंबरिंग करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट। ये रहा आपका दूसरा कैपेसिटर, इसकी फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट। क्या देख पा रहे हैं आप, ऊपर वाले की सेकंड प्लेट नीचे वाले की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है। जब फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में। अब इनके लिए कैलकुलेशन करते हैं तो C1, एक बात और, यहाँ पे एरिया दोनों में सेम है लेकिन सेपरेशन दोनों के लिए हाफ हो चुका है। तो C1 निकालते हैं हम इस वाले की कैपेसिटेंसी, कैसे, K1 एप्सिलॉन नॉट A और सेपरेशन D/2। K1 की वैल्यू है हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और 2 चला गया ऊपर, तो ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हम निकालते हैं सेम नीचे वाले की कैपेसिटेंसी। क्या लगाएंगे फॉर्मूला,
K2 एप्सिलॉन डॉट A अपॉन D बाई 2। K2 की वैल्यू कितनी है 3 एप्सिलॉन डॉट A D और 2 का चला गया ऊपर, ये हो गया 3 टू 6 एप्सिलॉन डॉट A अपॉन D। इस तरीके से हमने इसमें बने हुए दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंसीज को निकाला और मालूम पड़ा कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये दोनों किस में है सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। हमने इसको क्या नाम दे रखा है C सेकेंड। C1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A और ये D चला गया ऊपर। C2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट A और D चला गया ऊपर। कोई डाउट? इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है जरा वो चेक करते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। बचेगा कितना 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन C सेकेंड इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एलसीएम हो गया इसका 24 एलसीएम लेते ही 4 प्लस 6 प्लस 4 टोटल अमाउंट हुआ हमारे पास 10 अपॉन 24 D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इट मीन्स द C सेकेंड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 24 एप्सिलॉन नॉट A बाई D डिवाइड बाई 10। ये हमने वैल्यू फाइंड की है क्या C सेकेंड की। इस तरीके से हमें C फर्स्ट की वैल्यू मिली और C सेकेंड की वैल्यू मिली। क्वेश्चन दैट कि इनका रेशो क्या होगा। अब हम फाइंड करते हैं पहले और दूसरे कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंसी का रेशो। जो हमारा फर्स्ट रो था उसकी नेट कैपेसिटेंसी हमारे पास आई थी 5/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D और सेकंड वाले की नेट कैपेसिटेंसी आई थी 24/10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हम निकालते हैं इनका रेशो। जैसे ही हम इनका रेशो निकालेंगे 5/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इसको डिवाइड करेंगे 24/10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D से 5/2 इंटू 24/10 बाकी कैंसिल हो चुका है 5 1 5 5 2 10। द आंसर इज 25 अपॉन 24। तो इसमें आपने क्या देखा, हमने एक ही कैपेसिटर के अंदर दो डिफरेंट तरह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे जिनकी वैल्यू 2 और 3 थी, बट उनको फिलअप करने के तरीके दोनों बार अलग अलग थे। जिस बेसिस पे जो वैल्यूज आई वो भी अलग अलग आई। इनकी कैपेसिटेंसी का रेशो आया था वो आया था 25/24। इसी प्रोसेस में हम करते हैं एक और नया क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे फिर से एक नया कॉम्बिनेशन। देखिए देयर इज अ 4 प्लेट्स, इन्हें आप ट्रीट करिए एज अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर और इनको कनेक्ट किया गया एक खास सीक्वेंस में, ये दिस वन एंड दिस वन। अब क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ 4 प्लेट्स विच जनरेट 2 और 3 कैपेसिटर, पता नहीं कितने। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल d एंड द प्लेट एरिया इज कैपिटल A एंड योर क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नेट कैपेसिटेंसी बिटवीन A एंड B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितने कैपेसिटर अवेलेबल हैं और वो किस प्रोसेस में है। नंबरिंग A से सपोज पॉजिटिव चार्ज, हमने कितना पास किया है, पॉजिटिव चार्ज। जब A से पॉजिटिव चार्ज पास आउट हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाली प्लेट को कितना मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको भी कितना मिलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। B पे ये नेगेटिव हो गई प्लेट, दिस वन ये भी नेगेटिव प्लेट। तो जरा अगर हम नंबरिंग करें इन 4 प्लेट्स का 1 2 3 4 तो हमें मालूम पड़ता है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेट, फर्स्ट वाली पॉजिटिव से कनेक्ट है, सेकंड वाली नेगेटिव से कनेक्ट है। ये एक कैपेसिटर जनरेट कर रही हैं, पहला कैपेसिटर। सेकंड और थर्ड को देखें तो दोनों नेगेटिव अटैच हो गई, ये कोई कैपेसिटर जनरेट नहीं कर रही हैं। यहाँ पर अगर इनके लिए फॉर्मेशन की बात और अगर बात की जाए इनके लिए थर्ड और फोर्थ, थर्ड का नेगेटिव B से, फोर्थ का पॉजिटिव A से एक कैपेसिटर यहाँ जनरेट होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर 2 कैपेसिटर जनरेट हैं, C1 और C2, और इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी होंगी। C1 की वैल्यू तो होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्योंकि प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है। C2 की वैल्यू अगेन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्वेश्चन इज दैट कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में।
जरा पहले C1 कैपेसिटर को देखो, C1 की पॉजिटिव प्लेट ए से, C2 की भी पॉजिटिव प्लेट ए से, C1 की निगेटिव प्लेट बी से है, C2 की निगेटिव प्लेट भी बी से है। इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, निगेटिव निगेटिव एक तरफ। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि C1 और C2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल। और अगर ये पैरेलल में है, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो इनकी नेट कैपेसिटेंसी कितनी आनी चाहिए। पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। वैल्यू रखते हैं पहले वाले के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, सेकंड के लिए भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। टोटल वैल्यू हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इस तरीके से आपने ये देखा कि 4 प्लेट्स ने मिलकर सिर्फ 2 कैपेसिटर बनाए और उनकी नेट कैपेसिटेंसी आई हमारे पास कितनी, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एक बार रिकॉल करते हैं क्योंकि इसी प्रोसेस पे एक क्वेश्चन और करेंगे। हमने देखा A से पॉजिटिव चार्ज ऊपर फर्स्ट प्लेट को मिला और फोर्थ प्लेट को मिला, B का नेगेटिव चार्ज सेकंड को मिला और थर्ड को मिला। तो पहला कैपेसिटर C1 बना फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड होके, सेकंड और थर्ड कोई कैपेसिटर नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों ही निगेटिव हैं। थर्ड और फोर्थ ने एक कैपेसिटर और बनाया, हमने दोनों की वैल्यूज को निकाला, दोनों के पॉजिटिव एक तरफ थे, निगेटिव एक तरफ थे, इसलिए उनको पैरेलल में अटैच करके नेट कैपेसिटेंसी को हमने कैलकुलेट किया। वहीं पर ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तब इसका सॉल्यूशन भी बदल जाएगा। जस्ट ट्राई, गौर करिएगा। फिर से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी प्रोसेस का। ये हमारे पास फिर से 4 प्लेट्स हो गई, ये दोबारा से एक कैपेसिटर अरेंज करने की कोशिश करेंगी, बट इस बार जो इनका फॉर्मेशन है वो देखिएगा, ये अटैच है इस बार इस तरीके से इनका अरेंजमेंट, और ये है हमारे पास A, ये है B। इस बार A से पॉजिटिव चार्ज इन होता है तो फर्स्ट प्लेट को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, थर्ड प्लेट को भी मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। B पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, तो सेकंड प्लेट को मिला हमें निगेटिव, फोर्थ प्लेट को भी मिला हमें निगेटिव। यहाँ देखना है कितने कैपेसिटर जनरेट होते हैं, 1 और 2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, डेफिनेटली एक कैपेसिटर बनाएंगे जिसका नेम रखा हमने C1। सेकंड और थर्ड, एक हमारा निगेटिव B से है और पॉजिटिव A से है, ये भी एक कैपेसिटर बनाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ, एक पॉजिटिव A से है, निगेटिव B से है, ये भी एक कैपेसिटर बनाएंगे। इस तरह से यहाँ कितने कैपेसिटर बने, 3। और इन कैपेसिटर का अमाउंट कितना होगा, सबका सेम, कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और ये तीनों के तीनों C1, C2 एंड C3 किस में होंगे, ये पैरेलल में, क्योंकि देखो C1 की पॉजिटिव प्लेट, C2 की पॉजिटिव प्लेट और यही C3 की पॉजिटिव प्लेट है, किससे जुड़ी हुई है, A से। C1 की निगेटिव प्लेट और यही C2 की निगेटिव प्लेट है, और C3 की निगेटिव प्लेट किससे जुड़ी हुई है, B से। प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, हो गए पैरेलल में। पैरेलल में नेट कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। योर नेट आंसर इज 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये मिला है हमें। फिर से 4 प्लेटें पहले भी थी, 4 प्लेटें अब भी थी, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से या नंबर ऑफ कैपेसिटर भी अलग अलग हो सकते हैं, दोनों में आंसर डिफरेंट आया। तो इस तरीके से आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले अच्छे से देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिसाइड करिए कितने कैपेसिटर बनते हैं, देन सॉल्व। एट द एंड ऑफ दिस सेशन कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, पढ़ें कैसे पढ़ें, समझ में ही नहीं आता, कुछ याद ही नहीं आता, अभी पढ़ो भूल जाओ, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतना सब कुछ क्यों, सर क्या है क्या। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिजिक्स इसलिए मत पढ़ो कि हमें समझ में नहीं आती, हमें उसे समझना है, हमें उसके लिए मार्क्स लाने, मेहनत लाने। फिजिक्स इसलिए पढ़ने की कोशिश करो कि आपको पता चले स्विच बोर्ड को छूने पे करंट क्यों लगता है, आपको पता चले चीज़ों को ऊपर फेंको तो नीचे ही क्यों गिरती हैं, आपको पता चले एक बटन दबाते ही पंखा दौड़ने लगता है क्यों। इस क्यों का जवाब ढूंढना शुरू कर दो, फिजिक्स समझ में आने लगेगी। फिजिक्स है क्या, क्यों, कैसे, कारण क्या है,
इन पे दिमाग लगाओ, क्यूरेसी बढ़ाओ। जब आपके अंदर एक जुनून होगा ना चीज़ों को ढूंढने का कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसके पीछे एग्रेसिव होगे, आप दिन रात मेहनत करोगे और वही आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई करेगा। वहीं से फिजिक्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मैं फिजिक्स टीचर, मेरे अंदर भी शुरुआत में देखे तो इतना अच्छा मैं गेन नहीं कर पा रहा था फिजिक्स में, मुझे भी समझ में नहीं आता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बट एक दिन अचानक मन में विचार आया कि चीज़ें होती क्यों हैं। सबसे पहला मुझे फिजिक्स का एक्सपीरियंस मन में आया, उंगली ली स्विच बोर्ड में डाल दी, बस उसी दिन से फिजिक्स समझ में आनी शुरू हो गई, क्योंकि रीज़न ढूंढना शुरू किया क्या है और कैसे है। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, फिजिक्स पढ़नी है तो रीज़नों को ढूंढो, कारण ढूंढो, अपने आसपास होती हुई चीज़ों को देखो। गाड़ी में एक सेल्फ मारते हैं, एसी भी चल पड़ता है, लाइट भी जल जाती है, म्यूजिक सिस्टम भी चल जाता है, क्यों? ये कोई और सब्जेक्ट आपको नहीं बताएगा, बताएगी तो सिर्फ फिज़िक्स। वहीं से आपकी फ़िज़िक्स समझ में शुरू हो जाएगी। यानी फिज़िक्स पढ़ने का एक मूल मंत्र, क्यों, वो क्यों ढूंढो। नाउ एक बार फिर से, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे और प्रमोट करें, ताकि एटलीस्ट और लोगों तक ये बात पहुंच पाए और वो भी इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा पाएँ। और जो थोड़ी बहुत फिजिक्स मुझे आती है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। Hey guys, tense about the physics, derivation, theory, numerical, practical, etc. No worry, just watch my channel ABS Physics for you. It resolves your all problems related to physics. I hope so. If you're watching continuously this channel, you will be success in physics.